होगे, सदिश अदिश बोलते हैं इसको, सुना है। वेक्टर मतलब होता है बच्चों सदिश। सदिश मतलब जिसके पास दिशा हो, दिशा दिशा डायरेक्शन। देखो तो वेक्टर के बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे, ध्यान देंगे। वेक्टर क्या है, तो ऐसा क्वांटिटी, सभी लोग ध्यान देंगे, फिजिकल क्वांटिटी को दो क्लास में बांटा गया। फिजिकल क्वांटिटी तो जानते होंगे, फिजिक्स में जिस चीज के बारे में पढ़ते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज जिसको तुम नाप सकते हो, विच इज मेजरेबल। विच इज मेजरेबल, ऐसा कोई भी चीज जिसको हम नाप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप बताओ कि आप अपने लव को, प्यार को नाप सकते हो कि तुमको किसी मम्मी से कितना किलो प्यार है, बताइए बच्चों, क्या आप प्यार को नाप सकते हैं? नहीं। तो प्यार, लव, इमोशन, ये सब फिजिक्स में नहीं पढ़ते हम लोग। पढ़े हो तुम लव का डेफिनेशन, फार्मूला? फिजिक्स में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। जिसको नाप सकते हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, मास, इसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जो नापा जा सके। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के डिवाइड किए गए, एक वेक्टर्स और दूसरा स्केलर्स। वेक्टर और स्केलर भी बोल सकते हो आप। वेक्टर सबको पता है किसको बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं अलग से। वेक्टर किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction is called वेक्टर। ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड का भी ज्ञान मिले उसको बोल करके और डायरेक्शन का भी पता चले, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आप कभी भी फोर्स बनाते हो तो ऐसे एरो से बनाते हो, याद है? आप बचपन से देखो, कहीं भी आप फोर्स बनाओगे तो ऐसे एरो बना के 5 न्यूटन लिखते हो। क्यों एरो बनाते हो? क्योंकि ये वेक्टर है। कहीं टाइम लिखते हो तो एरो तो नहीं बनाते ना कि 5 बज रहा है तो एरो हम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वह वेक्टर नहीं। तो वेक्टर में बच्चों डायरेक्शन होना जरूरी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स आप जानते होंगे। सबसे पहला वेक्टर क्वांटिटी आपका डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन भी वेक्टर ही है, पोजीशन लिख लो, अभी हम पढ़ाएंगे पोजीशन वेक्टर। फिर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आता है वेलोसिटी, याद होगा आप बचपन से पढ़ रहे हो। एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, उसके बाद मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए डॉट 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 बहुत सारे हैं, अपने को मिलते जाएगा आगे आगे, देखिए बताएंगे हम आगे कैसे होगा। एरिया वेक्टर के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे वो वेक्टर कैसे है, ठीक है। ओके, चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग स्केलर पे। स्केलर पे फिजिक्स में जो एरिया आता है ना वो वेक्टर है। अब मैथ्स में देखते हो कि उसमें डायरेक्शन नहीं आता है, बस फिजिक्स में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए स्केलर की बात करते हैं। तो स्केलर क्या हो जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे देखो, आप किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट लिखोगे ना बच्चों, इधर ध्यान दें, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और आपको इसके साथ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ऐसे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा लिखना पड़ेगा। देख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है साथ में, डायरेक्शन। समझ में आया? डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वहां लिखा रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ ना कुछ डायरेक्शन लिखा ही रहेगा।
ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। लेकिन अगर आप टाइम लिखते हो, जैसे आप पूछोगे टाइम बताओ, तो आप लिखते हो 10 मिनट, क्या आप इसमें डायरेक्शन लिखते हैं? नहीं लिखते हम लोग डायरेक्शन। इसका मतलब टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आप मास लिखते हो तो बस 5 किलो लिख देते हो, इसमें डायरेक्शन तो नहीं लिखते, नहीं। लेकिन अगर आप वेट लिखते हो, आपने सुना होगा वेट न्यूटन में होता है 10 न्यूटन, तो वेट किधर की तरफ काम करता है? हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, पृथ्वी के सेंटर की तरफ वेट काम करता है। ओके, यानी इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। चलिए इधर ध्यान देंगे। तो स्केलर क्वांटिटी समझ गया जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल है बच्चों, सब लोग जानता है, टाइम हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद बताओ डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब स्केलर है। चलिए देखिए सिंबल ऑफ वेक्टर, इसको याद करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को अगली बार से, आज के बाद जब आप लिखोगे तो आप उसके ऊपर एरो मार्क बनाओगे ऐसे, या एक और तरीका है कि इसको बोल्ड लिखा जाए। तो ये बोल्ड लिखने वाला तो बकवास आइडिया है। दो तरीका, या तो आप उसको बोल्ड लेटर से दिखा दो या उसके मुंडी पे एरो बना दो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एरो उधर बनाना है क्या जिधर वेक्टर का डायरेक्शन, नहीं, हमेशा ऐसे ही बनाना है। अरे अगर वेक्टर इधर भी है तो भी इसको हम एक पैसे लिखेंगे, ठीक है? तो याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल, आपको अगर कोई बोले कि फोर्स लिखो, तो आप अगली बार फोर्स लिखो तो उसके ऊपर क्या लगा दो? वेक्टर, उससे पता चलेगा वेक्टर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बच्चों? ये सिंबल है वेक्टर का। ओके, सभी लोग ध्यान देंगे इस बात को। अच्छा, वेक्टर में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर बोला जाए कि मैग्नीट्यूड लिखो, तो आपको ऐसे लिखना है सिंबल, ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते, या इसको सिर्फ ए लिख दो बिना एरो का। बिना एरो का लिख दोगे तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। फिर से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पूरे चैप्टर में पड़ेगी। अगर हमको किसी वेक्टर को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। जैसे हमने बताया फोर्स है 5 न्यूटन इधर की तरफ, ठीक है? तो अब इसमें 5 न्यूटन के साथ डायरेक्शन भी है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ हम ऐसे लिखे तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं लिया हम, ऐसे लिख दिया। मतलब हम मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और डायरेक्शन भी लिखेंगे नॉर्थ की तरफ। समझ में आया? ये कंप्लीट वेक्टर है, ये सिर्फ उसका वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू, आई एम टेलिंग ओनली वैल्यू। फिर से आप समझ लो, दो चीज होता है हर वेक्टर में, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। अगर दोनों दिखाना है तो ऐसे सिंबल बनाओ, अगर ए को सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है तो ऐसे बनाओ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को ग्राफ में कैसे दिखाओगे? तो ग्राफ में उसको दिखाना है एरो से, एरो से शो करना है। और इस बात को समझना, एक बात को समझना बच्चों की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो। उधर ध्यान दो रे, एरो, और हेड ऑफ एरो जो दिखाएगा, हेड ऑफ एरो डायरेक्शन को शो करेगा। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो कि हमने आपको बोला कि एक फोर्स है F1, थोड़ा समझ लो, एक फोर्स है F1 5 न्यूटन नॉर्थ में, ओके। दूसरा फोर्स है F2 10 न्यूटन साउथ में। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमको बोला गया भाई इसको दिखाओ, देखो ये वेक्टर लिखा है, हम एरो क्यों लगाए? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर हम डायरेक्शन मिटा देते इस एरो को मिटा सकते हैं। वी आर ओनली टेलिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, इस साइन को क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस। या ऐसे लिख दो, बिना एरो का लिख दोगे तो मैग्नीट्यूड होगा। कोई भी वेक्टर को बिना एरो का लिख दोगे मतलब हम इसका वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है? डायरेक्शन नहीं लिए हैं थोड़ी देर के लिए, बट होता दोनों है। अब देखिए
अब आपको ध्यान देंगे, तो हमने बनाया इधर नॉर्थ साउथ कैसे बनता है आपको पता होगा, ऐसे बनता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ऊपर नीचे नहीं है, वो अंदर बाहर है, ये अंदर बाहर लाइन होता है, हम लोग ऐसे बनाते हैं। एक्चुअली होता कहाँ है, ये नॉर्थ अंदर और साउथ बाहर, ऊपर नीचे नॉर्थ थोड़ी हो सकता है। तो आप देखना बच्चों, तो हम नॉर्थ साउथ बना रहे हैं, ये बना लिए नॉर्थ 5 न्यूटन और ये बना दिए साउथ 10 न्यूटन। बताओ ये सही लग रहा है ग्राफ? तो बिल्कुल सही लग रहा है। कैसे देखो, 5 न्यूटन वाला एरो छोटा है और 10 न्यूटन वाला एरो बड़ा है। कोई जरूरी नहीं चिपका के बनाया जाए, अलग भी बना सकते हैं। यही चीज यहां बोला हुआ है, देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना बड़ा वेक्टर उतना बड़ा लेंथ बनाना है। अगर हम बोलो 20 न्यूटन बोले तो तुम कितना बड़ा बनाओगे? और बड़ा बनाओगे 10 वाले से? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताओ? 20 न्यूटन बोलेंगे तो और बड़ा बनाओगे। अच्छा अगर हम बोले 2 न्यूटन, अगर हम बोले 2 न्यूटन नॉर्थ में, तो 2 न्यूटन नॉर्थ में, ये देखो छोटा सा बनेगा। बोलो किसको किसको समझ में आ गया? हाँ बोलो यार। तो क्या बता रहा है, अगर आपको ग्राफिकल वेक्टर को दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है, तो आपको एरो से दिखाना होगा, एरो से शो करें। कोई बोलेगा सर आपने बोला था सर के ऊपर एरो लिखो, बिल्कुल सर के ऊपर भी एरो लिखना है, वो तो सिंबल है, वो तो सिंबल है, ये देखो। बट उसको ग्राफ में बनाने जाओगे, असली में ये एरो तो छोटा सा होता है ऊपर में, पर ग्राफ में उसको आप बनाने जाओगे वेक्टर को, तो ऐसे दिखाना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? बताइए। जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा एरो, जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा एरो। एरो का जो हेड होगा, हेड समझता है ये मुंडी, वो किसको दिखाता है? डायरेक्शन। इधर वेक्टर है तो इधर एरो का हेड बनाओ, ऊपर है तो ऊपर बनाओ, नीचे है तो नीचे बनाओ, दाएं बाएं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। देखिए वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो आप 4 मीटर बोल सकते हो, लेकिन अगर ये वेक्टर रहेगा तो आंसर 4 आएगा, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। फिर से सुनो, दो नंबर को प्लस करोगे, मैथ्स में आप पढ़े हो, नॉर्मल अलजेब्रा जो पढ़े हो, स्केलर वाला उसको बोलते हैं, उसमें आप 2 + 2 पूछोगे 4 होगा। लेकिन कोई बोले 2 + 2 वेक्टर है 2, जोड़ के बताओ कितना होगा? 4 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेक्टर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वेक्टर के ही रूल से करना होता है। आप उसमें स्केलर वाला रूल घुसा दोगे, पक्का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यह बात एकदम दिमाग में डाल दिए। कोई 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो भी करने का ट्रिक बना हुआ है, डिवाइड करना है तो भी बना हुआ है, सबका हम पढ़ाएंगे आपको। फिर से आप बताइए। तो वेक्टर के बच्चों बहुत सारे टाइप है, नाम से ही उसका डेफिनेशन आप समझ जाओगे। देखिए हम आपको लिख दे रहे हैं, आप समझते जाना। देखिए सबसे पहला आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर समझेंगे थोड़ा ध्यान से। पैरेलल वेक्टर्स, देखो 2 वेक्टर है, ऐसे बना रहे हैं हम एरो से, वेक्टर को एरो से दिखाएंगे ना। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको मान लो ए बोल दिए, वेक्टर ए लिख दिए, इसको बी बोल दिए, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल होता है। बट इसमें काम का चीज क्या है? बस मेरे काम का ये हम तुमको बता रहे हैं कि इनके लिए थीटा 0 डिग्री होता है। पैरेलल वेक्टर के लिए एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ये बस मेरे काम का है, इतनी सी बात, बाकी गया तेल लेने। तुमको दिख ही रहा जिसका डायरेक्शन सेम हो। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, चाहे मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो। अच्छा देख करके बताओ ए और बी में बड़ा कौन है? बी बड़ा है, देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि एरो बड़ा है। बहुत बड़ा काम नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो कोई बोला सर इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है। तो पैरेलल वेक्टर में सेम डायरेक्शन होना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखो। 2 वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शंस, 2 वेक्टर जिनका डायरेक्शन एक ही तरफ हो, एरो एक ही तरफ होना चाहिए, बस। किधर भी बना दो, किधर भी बना दो, इधर बना दो, ऐसे। बताओ ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बताइए बच्चों, ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। हमने क्या बोला? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एक बच्चा हाँ बोल रहा है।
ये देखो ऐसे और ऐसे बना है, अब पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा बच्चों इक्वल वेक्टर्स, नाम से ही समझना है। देखो ये देखो हम एरो से दिखाते हैं, ये देखो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, देख के भी समझ रहा होगा तुमको, देख के समझ रहा है कि नहीं इक्वल है? अच्छा तो इक्वल वेक्टर में दो चीज होना चाहिए, एक मैं अब देखो थोड़ा हम तुमसे पूछते हैं, पहला मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल। अब बताओ बच्चों हम कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड को, दिखाना है तो हमको इक्वल, ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते क्या? देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लिख सकते कि नहीं? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिना एरो का, बिना एरो का भी लिख सकते हैं इक्वल टू बी, तो हम इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको समझ में आया हमने आपको क्यों सिखाया था मैग्नीट्यूड वाला लाइन? अब आ रहा होगा। उसके बाद इसका डायरेक्शन भी इक्वल होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। अब देखो वेक्टर में दो ही को चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों सेम हो गया, तो क्या हम पूरा का पूरा वेक्टर को इक्वल लिख सकते हैं? बताइए ये क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू बी, ये क्या लिखा है? इसको क्या पढ़ोगे? वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताएंगे? हाँ इसका भी एंगल जीरो होगा, गुड, इसका भी एंगल जीरो, कैसे भी हो, देखो ऐसे भी हो सकता है, इक्वल दिखना चाहिए, एरो की लंबाई इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, तो डायरेक्शन भी इक्वल, मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो, कोई पूछे इक्वल वेक्टर तो डेफिनेशन बना लोगे ना, क्या लिखोगे? द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तीसरा बच्चों आता है एंटी पैरेलल वेक्टर, नाम से समझ गया होगा राइट, ये पैरेलल है तो एंटी पैरेलल कैसा होगा बताइए? एंटी पैरेलल कैसा होगा बच्चों? पैरेलल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड की इक्वल होगा कि नहीं होगा? गेस करो, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ हो भी सकता है, मैग्नीट्यूड के बारे में इसमें कुछ जानकारी नहीं लिखी है, पैरेलल का मतलब पैरेलल, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे सेम नहीं हो। यहाँ पर थीटा गेस करो कितना होगा, थीटा गेस करिए बच्चों, 180, थीटा कितना होगा? 180। जब दो वेक्टर के बीच में 180 का एंगल हो तो उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, इसका डायरेक्शंस अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शंस अपोजिट होता है, दो वेक्टर जिसमें डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल तो होगी ना, ये तो पैरेलल है, थीटा 180 हो गया तो एंटी पैरेलल नाम रख दिए, थीटा 0 हुआ तो पैरेलल रख दिए। मैथ्स में इन दोनों को साथ में मिला के पढ़ते हैं, मैथ वाला लौंडा से पूछ ये लाइन और ये लाइन क्या बोलेगा, तो इसको भी पैरेलल बोलेगा, इसको भी पैरेलल बोलेगा, मैथ्स पढ़ने वाला। बट हम बार बार तुमको एक चीज बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे, जब भी तुम ऐसे सवाल करोगे, इस चैप्टर में बच्चे हजारों बार ऐसे सवाल करते हैं, बट जवाब एक ही होता है मेरा कि वेक्टर डू नॉट ओबे नॉर्मल अलजेब्रा, इट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर का अपना अलग कानून है, अपना अलग देश है, समझ रहा है? वो दूसरे देश का करेंसी उसमें चलता नहीं है, इसीलिए आपको इसको समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर तुमको बहुत सारे आश्चर्यजनक फैक्ट्स दिखेंगे जो तुम मैथ्स में बिल्कुल नहीं लगा सकते, दिखेंगे भाई, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं लोग। तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, आप इसका डेफिनेशन, आपको बच्चों ये ट्रेंड समझ ठीक लग रहा है कि हम थ्योरी लिख के दें? बहुत सारे लोग लंबी लंबी कथा लिख के देंगे, आपके स्कूल वाले देंगे वो कथा लिख के, कैसे लिखेंगे? टू वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ नोट? देन आई विल मेक इट। चाहिए आपको भी कैसे चलेगा? तो यही समझ में आना की जरूरत है। हम बारह बोले वेक्टर कोई चैप्टर नहीं है, आपके बुक में नहीं है, इससे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, हाँ बस इसका इस्तेमाल है, इस्तेमाल ऐसी है, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, आप समझो क्या बोलना चाह रहा हो, या दो इक्वल वेक्टर बोले तो समझो क्या बोलना चाह रहा है। वेक्टर इक्वल पूरा वेक्टर इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल। पैरेलल वेक्टर बोले तो समझ जाओ थीटा 0। ये सब बातें मिलेंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, बस इतना ध्यान रखना। चलिए अगला आता है बच्चों, तीसरा चौथा अपोजिट वेक्टर।
अपोजिट को हम लोग निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। थोड़ा समझेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल तो आप ऐसा लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट डायरेक्शन उल्टा है। थोड़ा ध्यान देंगे इधर, ये एक वेक्टर है ए इधर बना हुआ है, एक जस्ट उल्टा वेक्टर बी बना दो, तो आप इसको अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हो, बिल्कुल, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, बिल्कुल एंटी पैरेलल है, थीटा 180 है, थीटा 180 है तो एंटी पैरेलल भी है, बट एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड इक्वल होता था कोई जरूरी नहीं था, बट इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है ना, लंबाई। अब समझना, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इधर डायरेक्शन अगर उल्टा हो तो ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी। बोलेंगे ये बात समझ में आया कि नहीं आया? माइनस क्यों? बचपन में सुने होंगे, कोई वेक्टर उल्टा हो तो उसमें माइनस लगाते हैं, कभी सुने हो जिंदगी में? नहीं सुने हो? चलो हमको एक बात सुनाते हैं नोट में, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। देखो क्या है कहानी, नोट में सुनना इस कहानी को, जो शायद तुमको यहां समझ में आएगा। देखिए कोई अगर इधर जा रहा है, वेक्टर 5 न्यूटन है, तो अगर हम इसको उल्टा पलट दें, अगर हम इसको उल्टा पलट दें, देन इस वेक्टर का वैल्यू क्या होगा रे? -5। समझ में आ गया? माइनस लग जाएगा, यानी अगर, यहां हिंदी में लिख देते हैं, देखो अगर वेक्टर को अपोजिट कर दो, उल्टा लिख देते, चलता है, हिंदी भाषा अच्छा है। अगर वेक्टर को उल्टा करें तो साइन चेंज होगा, बस एकदम याद कर जाओ इसको, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो इकरे आ, ए वेक्टर ये है बढ़िया, बी ये है, ये बी है, माइनस बी नहीं है। अगर मान लो माइनस बी बनाएंगे तो इस एरो को कैसा करोगे? ऐसा पलटी, ये देखो बनाई दिया हमने माइनस बी, ये है माइनस बी। अब बताओ ए और बी आपस में इक्वल है कि नहीं? यहां जाओ इक्वल वेक्टर पे, इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर एक ही तरफ और इक्वल मैग्नीट्यूड। तो हम ए को किसके इक्वल लिख सकते हैं? माइनस बी के। किसको किसको दिल तक पहुंच गया बताओ? फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं। देखिए ये ए है, बिल्कुल, बी को हम ऐसा पलट दिया, टक, जैसे हम पलटे तो माइनस बी हो गया। अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को देखो, इन दोनों की लंबाई इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, तो क्या हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी। देखो जैसे यहां पर तुमने बोला था कि ये दो वेक्टर इधर ही जा रहा था, ए इक्वल टू बी, और इसका वैल्यू इक्वल, ए इक्वल टू बी। अब मान लो यहाँ माइनस बी लिखा होता, ए इक्वल टू माइनस बी लिख सकते थे ना? नहीं लिख सकते थे, वही चीज हमने किया, b को हम पलट दिए तो माइनस बी हो गया। अब माइनस बी ए के इक्वल हो गया तो यहां लिख दिया हमने। बट इसको हम पढ़ेंगे कैसे? फिजिक्स इसको पढ़ता कैसे? देखो ए इक्वल एंड अपोजिट, माइनस साइन को क्या पढ़ोगे हर वक्त? इस माइनस साइन को क्या पढ़ना है? अपोजिट डायरेक्शन। एकदम दिमाग में बैठा लो इसको, फिजिक्स में माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। देखिए आपको फिजिक्स पढ़ने के बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट सिखाएंगे। देखिए बच्चे से पूछा गया, फिजिक्स में एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ बच्चा 5 और -5 में कौन बड़ा? 5 और -5 में कौन बड़ा? बोल। तो मैथ में अगर पूछोगे तो हम बोलेंगे 5 बड़ा है, मैथ में पूछोगे तो हम बोलेंगे 5 बड़ा है, स्केलर में पूछोगे तो हम बोलेंगे 5 बड़ा है, बिकॉज प्लस में ज्यादा होता है, माइनस मतलब छोटा। बट अगर ये सवाल वेक्टर का हो, कोई पूछे कि 5 न्यूटन फोर्स और -5 न्यूटन फोर्स में कौन बड़ा? बोलो दोनों सेम है बे, दोनों सेम है बे। अंतर क्या है? एक इधर लग रहा तो एक इधर लग रहा, बस इतना ही अंतर है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्या पता चला? डायरेक्शन। याद रखना फिजिक्स में वेक्टर टॉपिक के अंदर माइनस साइन किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकता है, कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है इधर, बराबर है कि नहीं? प्लस है तो भी उतना ही है, माइनस है तो भी उतना ही वैल्यू का है, बस अंतर है उसका मुंह उधर घूम गया है। सबको ये बात क्लियर हो? भैया न्यूटन लिखा है, एक सेकंड, होल्ड। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मिल गया जवाब? जवाब मिल गया क्या? तो पता कैसे चलेगा भाई? यूनिट से पता चलेगा, क्वांटिटी लिखा रहेगा, एक्सेलरेशन। कोई बोला एक कार चल रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर, तो क्या है? सेम है कार का एक्सेलरेशन,
बस एक बार इधर जा रही है, एक बार इधर लौट रही है, उल्टा डायरेक्शन है, बस ये काम है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलो यार। जैसे तुम तो जानते हो यार, तुम तो इसको जानते हो, 10 9th में पढ़े हो। देखो कैसे, जब कोई भी चीज को ऊपर भेजते हैं तो एक्सेलरेशन -10 लेते थे, याद है? ऐसे क्वेश्चन किए हम लोग 9th में। ऊपर फेंकते थे तो एक्सेलरेशन माइनस, और नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन, नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव +10। याद आया? तो बस यहाँ वहां पे भी तुमने यही काम किया है, तुम करे हो सब बट ध्यान नहीं दिए हो। तो ध्यान रखो, कभी भी किसी वेक्टर के एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, कभी भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर पलट दिया जाए तो उसका साइन बस बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। याद रखना, जैसे ए है बी है, इसको पलट दिए तो -b। अब बताओ बच्चों, अगर हम ए को ऐसा उल्टा बना दे तो क्या लिखोगे? इसको -a लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? क्या आपको ये समझ में आ गया इतनी बातें? क्या आपको इतनी बातें? को इनिशियल। अब बताइए, बचपन से आप बहुत बार को पढ़े होंगे। को मतलब क्या होता है? साथ में, साथ, पार्टनर। तो को इनिशियल मतलब देखो, ये एक वेक्टर इधर है ए, इधर एक वेक्टर है बी, इधर एक वेक्टर है सी। इन सब में क्या कॉमन है? इनिशियल पॉइंट। सबके सब एक ही पॉइंट से उजागर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो को इनिशियल वेक्टर मतलब वैसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। समझ रहा होगा? वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। अगर आपको इनिशियल पॉइंट समझ नहीं रहा है तो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं रहा तो आप इसको क्या लिख लो? स्टार्टिंग। सेम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये सब के सब ओ से स्टार्ट हुए, भले कोई इधर चला जाए, हो भले इक्वल हो, अनइक्वल हो, पैरेलल हो, नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं, कि स्टार्ट एक जगह से होना चाहिए। तो इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर। बताइए बच्चों, ये क्लियर हो गया क्या आपको? को इनिशियल नाम समझना है और याद रखना है, अगली बार ये नाम मिले तो आपको दिमाग में आना चाहिए। अगला आता है को लीनियर, ये तो जरूर जानते हो। कोलिनियर वेक्टर्स, बताइए क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चों? एक ही लाइन में आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये देखो, ये देखो, ये दो हम कुछ वेक्टर्स बना के आपको दिखा रहे हैं। सी सम वेक्टर्स। ये सभी वेक्टर को आप ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो बे। देखो ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, ये सब के सब एक ही लाइन में आएगा। इसे जोड़ो, एक लाइन में है। यहां पर थीटा कितना है? जल्दी से बोलो, थीटा कितना है? 0 डिग्री। टक, पैरेलल है ना, तो पैरेलल में 0, याद है ना, और एंटी पैरेलल में 180। यहां पर थीटा बोलो, यहां पर थीटा बोलो 180, यहां पर थीटा बोलो 0, यहां पर थीटा बोलो। यानी कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? सुनो भाई, वैसे वेक्टर्स, वैसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल या तो 0 हो जाए या तो 180 हो जाए। देखो हम वही लिखवा रहे हैं जो मेरे को काम है, नहीं तो कथा तो हम भी लिखवा सकते थे, एक लाइन में हो। अब बुझते रहो बैठ के, एक लाइन में कैसे होगा? दो वेक्टर का अगर बोला कोलिनियर प्रूफ करो तो हम थीटा चेक करेंगे, एंगल चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? टू वेक्टर्स लाई अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, the angles between two collinear vectors is 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 होगा या 180 होगा, ठीक है, याद रखना। अगला आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर थोड़ा समझेंगे इधर। ये आपके रूम का कॉर्नर है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। आप अपने रूम का कॉर्नर देखे हो, ये आपका रूम है,
ये एक प्लेन है, थोड़ा ध्यान देना, ये आपका फ्लोर है जमीन, ये वेक्टर को देखो और ये वेक्टर को देखो, इसको x लिख दो, इसको y। तो ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ रहा है ना, एक ही जमीन में। प्लेन मतलब सतह, प्लेन मतलब सतह। आप चादर डालो, दोनों ढक जाना चाहिए। एक चादर बिछा दो, दोनों पे बिछ जाना चाहिए। बता, बट ये तो नहीं आ रहा उसमें, ये तो ऊपर है। देखो चादर हम यहाँ डाले, लेकिन ये तो ऊपर उठा हुआ है। तो देखो ये z जो है वो x और y का कोप्लेनर नहीं है, लेकिन x और y क्या है, कोप्लेनर। अगला सुनो, यहां हम एक तीसरा वेक्टर बना दिया, ऐसे कैसे भी बना दो, a। तो बताओ ये x a y तीनों कोप्लेनर है कि नहीं है? तीनों क्या है, कोप्लेनर। तो क्या बोलेंगे हम, ऐसा वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन। प्लेन मतलब सरफेस, प्लेन मतलब सतह। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर आप दो को वेक्टर कहीं भी बना दो, जैसे देखो हम एक वेक्टर ऐसे बना दिए, बताओ ये एक ही प्लेन में है कि नहीं है? तो एक चादर डालोगे तो दोनों ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा? ढक जाएगा। लेकिन तीन वेक्टर एक प्लेन में हो कोई जरूरी नहीं है। देखो ये तीनों एक प्लेन में है, लेकिन ये तीनों एक प्लेन में तो नहीं है कि नहीं है? नहीं है। तो देखो z इज नॉट कोप्लानर ऑफ x एंड y, और x और y, हाँ तो भी कोप्लेनर होगा ना, ऐसे बोल रहा हो ना, तो भी कोप्लेनर होगा। ऐसा प्लेन बनेगा, प्लेन ऐसा बनेगा, खड़ा वाला प्लेन, वर्टिकल। आप ऐसे चादर डाल दो, ये बोर्ड भी तो एक प्लेन है, ऐसे भी तो एक चादर डाल सकते हैं। देखो ये भी एक प्लेन है, थोड़ा समझो। ये आपका एक दीवार है, ये आपका रूम का एक दीवार है, ये प्लेन है कि नहीं है? तो दो वेक्टर हमेशा प्लेनर होता है। दो गो वेक्टर रहेगा तो हमेशा एक ही प्लेन में आएगा। तो जमीन में आए, खड़े में आए, आरे में आए, ऊपर आए, छत पे, कैसे भी आए, लेकिन एक ही प्लेन में आएगा। लेकिन अगर तीन गो हो गया तो हमारी मर्जी, हम चाहेंगे तो एक प्लेन में बना सकते, चाहेंगे तो एक प्लेन से अलग भी कर सकते। ये देखो ये तीनों एक प्लेन में है, लेकिन यह जेड अलग ऊपर चला गया। समझ में आ गया? प्लेन यानी सतह। सोचना तो एक सतह में आता है क्या? नोट कर लिया ना आपने इधर का? नोट कर लिए क्या? देखिए तो कंकरेंट वेक्टर आपको समझ में आ गया ना, एक ही पॉइंट से निकल के पास होने वाले। ये देखो कोई भी वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से गुजर रहा, हमने बोले ए बी सी 3 कंकरेंट वेक्टर, मतलब तीनों एक जगह से जा रहा। जैसे देखो एक एक्सिस बनता है एक्स वाई जेड, तीनों यहां से जाता है ओरिजिन, तो तुम बोल सकते हो एक्स वाई जेड आर कंकरेंट वेक्टर, क्योंकि तीनों ओरिजिन से जा रहा है। ओके, नल वेक्टर समझिए क्या, जीरो। ये इसको क्यों बनाया गया फिजिक्स में, जीरो वेक्टर क्यों बनाया गया वो हम समझाएं। क्योंकि एक रूल है फिजिक्स में कि दो वेक्टर को अगर तुम प्लस या माइनस करोगे तो आंसर एक वेक्टर आना चाहिए। तो हमने ए और ए को दो वेक्टर लिए, ए और माइनस से ऐड किए तो जीरो आ जाएगा, बट आंसर तो वेक्टर आना चाहिए, इसलिए हम जीरो पे वेक्टर का साइन लगा लिए। बहुत अच्छा। यूनिट वेक्टर, नाम को पढ़ो, यूनिट मतलब होता है 1। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए। भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा, पैदाइशी डायरेक्शन होगा। तो देखो वही लिखा है, द वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड हुज होना चाहिए, द वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड यूनिटी। थोड़ा सेंटेंस यहाँ गलत लिख रहा, आप देख लेना। द वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड यूनिटी है विथ एनी डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन। इसका सिंबल थोड़ा अलग है। वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ए पे एरो, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, बट यूनिट रहेगा तो थोड़ा अलग लगाना है, कैप लगाना है ऐसे, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर को 1 बनाने का बहुत बेस्ट टेक्निक है, वेक्टर का वैल्यू 1 चाहिए तो आप वेक्टर ले लो, उसको मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। फिर से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अभी हम आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको समझना, आई जे के, क्या ये स्मॉल लेटर में आई क्या है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है। जनरली फिजिक्स में इसी एक्सिस की बात होती है, तो इन्होंने इस एक्सिस को दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर बना लिया फिजिक्स वालों ने। कोई भी वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरफ दिखाना है तो हम आई लगा के बोलेंगे। जैसे अगर हमको बोलना है कि 5 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम लिख देंगे 5 न्यूटन आई, तो समझ जाएगा एक्स की तरफ।
माइनस लगा दिए तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, उस तरह जे लगा दिए, के लगा दिए तो वाई जेड एक्सिस पता चल जाएगा। इस वेक्टर का वैल्यू 1 है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 होता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब कोई बोला कि सर 5 न्यूटन है, आप इसको 5 आई कैसे लिख दिए? अरे भाई 5 इंटू 1 5 ही होता है ना, आई का तो वैल्यू 1 है, बस ये डायरेक्शन बताने के लिए लिखा हुआ है। ओके, यानी समझ जाओ यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए आता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए, वैल्यू तो पहले से रहेगा वहां पे। तो ये आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ, के कैप जेड एक्सिस की तरफ लिख लेना, समझ में आ गया होगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, ये इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर है। देखो बच्चों वेक्टर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, थोड़ा देख लो, पहली बार दिखा है तो आई 1 आई, यहाँ 1 छुपा है, 1 आई है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ 1 है वैल्यू। ये देखो ये क्या है, हम तुमको थोड़ा गेस कराते हैं, इधर ध्यान देना। ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड 3D। यहां पर कोई एक पार्टिकल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका कोऑर्डिनेट है 1,4,8, 1,4,8। थोड़ा इसको समझना, हम आपको 2D में समझाते हैं। यहां पर कोई पार्टिकल है 1,3। अब मेरे को एक बात बताओ कि 1 क्या है, 1 किसका वैल्यू है, 1 किसका वैल्यू है, x का। बहुत अच्छा, यानी इसका मतलब कि हम ओरिजिन से इधर साइड कितना चल के आएंगे, 1 यूनिट। हम ओरिजिन से लेफ्ट इधर कितना चल के आएंगे, प्लस साइड में 1 यूनिट, तब ये 1 पे पहुंचेंगे। अच्छा यहां से ऊपर कितना जाओगे बताओ, 3 यूनिट y एक्सिस में, तब आप यहां पहुंचोगे ना, यानी इसमें डायरेक्शन है, तो अगर हम इसको वेक्टर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1x के तरफ। तो x के तरफ जाने के लिए क्या लगाते हैं बताओ, कल बताए थे, x एक्सिस के तरफ अगर हम चल रहे हो तो क्या लगाते हैं वेक्टर बनाने के लिए, आई कैप। बताए थे क्या, आई कैप यूनिट वेक्टर है। अच्छा y एक्सिस के तरफ चल रहे हो तो क्या लगाएंगे, y एक्सिस के तरफ चल रहे हैं तो क्या लगाएंगे, जे कैप। यानी ये जे कैप क्या बता रहा है, ये जे कैप बता रहा है कि हम इसको y एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे, प्लस y एक्सिस की तरफ। ओके बढ़िया बात है। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट 1,3। समझ में आ गया सबको 1,3 कोऑर्डिनेट से वेक्टर कैसे बना। तो वेक्टर बन जाएगा ऐसा 1i प्लस 3j। बहुत अच्छा, इसका क्या मतलब है, सबको फील हुआ, बताओ। 1i का क्या मतलब है कि x एक्सिस की तरफ प्लस डायरेक्शन में 1 जाना है, 3j का मतलब y एक्सिस की तरफ प्लस में जाना है, ठीक है। तो अब बताओ, इस यहाँ एक पॉइंट है, ये 3 कोऑर्डिनेट दिया है, 3 मतलब x y z, ये 3D है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2D, 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस तो 2 डायमेंशन, यहाँ पे 3 एक्सिस तो इसको क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो अब बताओ इसको हम वेक्टर अगर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि x की तरफ कितना गए 1i, y की तरफ कितना गए 4j, और z की तरफ कितना गए 8k। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, सभी लोग आ गए तो बताओ, हाँ बताओ यार। x एक्सिस की तरफ 1 गए, y एक्सिस यानी ऊपर, y एक्सिस की तरफ 4 गए, फिर z एक्सिस यानी सामने 3 गए। आ गया समझ में, तो बोलो हाँ बोलो यार। देखो मैं डायग्राम में बता देते हैं, यहाँ से 1 गए, यहाँ पे यहाँ से 1 गए, यहाँ से 4 गए, देखना थोड़ा, यहाँ से 4 गए, ये देखो ये y में 4, और यहाँ से ऊपर उठ गए, ऊपर ऐसे स्पेस में आ गए 8 तक, यहाँ पहुंच गए। वाह आया समझ में क्या, ये थोड़ा लग रहा है स्पेस में हम लोग, अंतरिक्ष में। ये रूम का कोना है ऐसे, ये रूम का कॉर्नर है यहाँ पर, ये 3D है, स्पेस में होता है। फील हो रहा है क्या, क्या डायग्राम फील हो रहा है आपको। ये रूम का कोना है, देखो ना ये रूम है, रूम का कॉर्नर है, और यहाँ बीच में हवा में ऐसे एक पॉइंट है, तो ये 3D होता है। ये कितना D होता है, 2 डायमेंशन, 2D 3D। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें 2 एक्सिस यूज हो, 3 डायमेंशन मतलब जिसमें 3 एक्सिस यूज हो, x y और z। बोलिए बच्चों इतना समझ में आया क्या नहीं आया। तो आपको ये वेक्टर समझ में आ गया, ऐसे लिखा हुआ है तो वेक्टर है। सबको ये बात समझ में आया वेक्टर है कि नहीं है, आया क्या। चलो अच्छी बात है। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है कि यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है। देखो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी जो भी वेक्टर का यूनिट चाहिए, जो भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, ए कैप अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, ए वेक्टर ले लो और उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। वेक्टर ये लिखा हुआ है,
यहां लिख दो। और यूनिट इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है याद रखना, हम आपको बता रहे हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई जे के है तो क्या करना, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना 1 का स्क्वायर, प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया क्या? पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों, क्यों करेंगे हम आपको क्यों भी बता दें। देखो आप 2D में समझ लो, फिर इसको 3D में लगा लेना, क्योंकि 2D में चीजों को समझना आसान होता है, हमारे पेपर पे ड्रॉ हो जाता है। 3D तो इमेजिन होता है, कल्पना करना पड़ेगा हवा में, 3D हम लोग बना नहीं सकते पेपर में, तो इसीलिए आप 2D में समझिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान समझना, इसका कोऑर्डिनेट है 1,3, समझना मेरी बात को, 1,3। अब आप इसको जब वेक्टर बनाओगे तो क्या लगा दोगे, 1i लगा दोगे और 3j। अब अगर हम पूछें कि इस पॉइंट की दूरी कितनी है ओरिजिन से, तो आपको ये पूछ रहे हैं हम, इसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो ये ओरिजिन से कितनी दूर है वही मैग्नीट्यूड है। तो बताओ ये वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 1 है x वाला और y वाला 3, यहाँ 90 का एंगल है, तो बताओ ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में आपको बता दिए कि आप i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो j वाले का, बट असली में ये ऐसा होता है। आई बात समझ में, असली में कैसा होता है और क्यों होता है। चलो क्यों है भाई ऐसा, क्लियर हो रहा है बच्चों, बताएंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया। ये मैग्नीट्यूड है आपके वेक्टर की लंबाई, वेक्टर की लंबाई एरो से बनाते हैं ना, देखो ये इतना बड़ा वेक्टर है, इतना बड़ा वेक्टर है, उसकी लंबाई है मैग्नीट्यूड होती है। तो लंबाई निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगा के निकाल लिए, इसीलिए ये फॉर्मूला है। जैसा कि 2D में आई और जे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 3D में के का भी कर लेंगे साथ में, बस इतना चेंज है। 2 और 3D में जो काम आई जे में करते हो ना 2D में, 3D में बस वो काम जेड के साथ भी करो, यानी के वाले के साथ। सबको इतना समझ में आ गया क्या? हाँ बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा हो जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। कितना आ रहा है ये, प्लस करके बताइए कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। 101 आ रहा नहीं, 6 7 8 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, √81। रहने तो रूट में ही, पॉइंट पे नहीं बनाते, हम अपने मन से दे दिए थे वैल्यू। ऐसा लिख देंगे इसको बाहर रूट से डिवाइड करके, ये बन गया यूनिट वेक्टर। सबको समझ में आ गया यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का, फिर क्लियर पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक और आप क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, ध्यान दे इधर। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हमने, ये भी वैसा ही आराम से आप कर लोगे, कर लेंगे क्या? कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। इसको कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, नाम नहीं लिखा है तो आप अपने मन से ए कैप लिख लो। ए कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए यानी 2i प्लस 3j माइनस 5k, मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। देखो कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, -5 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, +5। तो कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 25। कितना आ रहा, 38 √38। इसको बाहर लिख सकते हो √38। रूट से बाहर नहीं आ रहा है, कभी कभी परफेक्ट आएगा तो आ जाएगा। ऊपर आया था 1/9। क्या 1/9?
अच्छा ये 81 का तो रूट है ना रे, कोई बोला नहीं। 81 का रूट क्या है 9, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा ना, क्योंकि देखो ये वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड बच्चों साइन नहीं होता है, सभी लोग याद रखेंगे किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड में साइन नहीं होता। आप मैथ्स पढ़े नहीं हो क्या, अभी आने का होगा। देखो इसको मॉडुलस भी पढ़ते हैं मैथ में। मैग्नीट्यूड मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वैल्यू नॉट विद द साइन, क्योंकि साइन तो डायरेक्शन दिखाता है ना, वेक्टर में साइन क्या दिखाता है। वेक्टर कोई क्वांटिटी है, देखिए कोई वेक्टर हमने लिखा -5 न्यूटन, तो अगर हम आपसे पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो क्या बताओगे, मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 5 न्यूटन। ये माइनस क्या बताता है बताओ, वेक्टर में माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन अपोजिट। बस, तो हम आपसे डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहे, हम आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना है, सिर्फ वैल्यू बताना है। कुछ लोग ये भी सिखाता है बच्चों को कि इस साइन का मतलब होता है कि अगर आप इसके अंदर प्लस में डालोगे तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस में भी डालोगे तो प्लस में ही आएगा। मैथ्स में आगे पढ़ना होगा आपको, इसको मॉडुलस बोलते हैं, मैग्नीट्यूड मॉडुलस इस साइन का। इसका मतलब कि माइनस का भी आंसर प्लस में। याद करो 10th में था ये, एरिया के बाहर होता था ये साइन, याद करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाहर ऐसा साइन होता था, तो इसका मतलब आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो याद रखेंगे यहाँ माइनस वाला साइन नहीं लेंगे। बच्चा पूछ रहा था कि सर यहाँ -9 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और मैग्नीट्यूड में साइन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया, बताएंगे थोड़ा ध्यान देंगे क्या होता है आपको समझाते हैं। देखो अगर आप 2D में बात करोगे, 2 डायमेंशन में, तो ये 2 एक्सिस है x और y, और यहां पर एक पॉइंट है बच्चों P, और इसका कोऑर्डिनेट है कुछ x, y। तो क्या हुआ कि किसी पॉइंट को वेक्टर बनाने के लिए, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पोजीशन समझता है, ओरिजिन से दिखाएंगे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर चीज की तुलना ओरिजिन से होती है, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से पोजीशन को दिखाने के लिए एक वेक्टर बनाया गया ऐसे एरो से, ये O। तो ये OP जो है बच्चों, OP वेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको R से भी लिखते हैं, R। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, तो द वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए जो वेक्टर की जरूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर। कैसे बनाते हैं इसको, तो जो कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट का, बच्चों जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट का उसमें IJ लगा देना। अभी सिखाया ना हमने, बताओ थोड़ी देर पहले, x में I लगा दो और y में क्या लगा दो, J लगा दो, बन गया पोजीशन वेक्टर। अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे OP का तो कैसे निकालोगे, जल्दी बोल दो। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे, ये तो वेक्टर हो गया, ये तो वेक्टर हो गया, वेरी गुड √x² प्लस y², अभी सिखाया था हमने। ये हो गया बच्चों पोजीशन वेक्टर। ये कहां से आया ये भी आप फील कर लो, हम आपको यहाँ पे फील करा दे रहे हैं। आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे भी, ये 90 है, ये दूरी x है, ये दूरी y है, तो बताइए ये कितना निकलेगा, √x² प्लस y² आएगा कि नहीं, OP का वैल्यू। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ध्यान से सुनेंगे, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट the position of a point is called position vector, is called position vector। ध्यान दे इधर, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से अवे होता है। सबसे पहली बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर is always away from origin। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों ओरिजिन से हमेशा अवे होता है, दूर की तरफ। देख लो एरो बाहर की तरफ, इधर कभी नहीं होगा, ऐसा एरो नहीं हो सकता। कैसे बनाते हैं पोजीशन वेक्टर, क्लियर हो गया। ये 2D की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, 2D। अगर मान लो ये 3D में चले गए तो क्या चेंज होगा, जल्दी बोलो, वेरी गुड। देखो तो यार मेरे यहाँ स्टेट बोर्ड का भी बच्चा जवाब दे रहा है, कोई बोलता खराब पढ़ाता है मास्टर, बताओ कैसे बताते हैं, क्या अच्छा पढ़ाते कि नहीं, किसने बोला सर खराब पढ़ा? अरे पूछो मत यार, साले शिकायत करने वाले कुछ भी बोल देते, कल को बोल देंगे विकास सर काले हैं, ये भी है। तो x y z
मेरे यहाँ गोरे गोरे मास्टर है, विकास सर काले हैं, उधर मत जाओ। हाँ तो बोलना है बुराई इतना मत करो यार किसी की कि उसका भलाई हो जाए। तो हमने फील बना दिया, थोड़ा तुमको समझ रहा हूँ। तो ये एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से अगर ओपी वेक्टर होगा तो एक्स में आई लगा दो, वाई में जे लगा दो, और जेड में क्या लगा दो, के लगा दो। ये हो गया आपका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर 3D में पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अगर आपसे हम मैग्नीट्यूड पूछ ले यहाँ भी ओपी का, तो क्या करोगे, अभी सिखाए थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई थिंक आपको पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं, नोट कर लिया ना आपने। ठीक है, डिस्प्लेस मतलब आप जानते हो एक जगह से दूसरे जगह जाना। डिस्प्लेस एक कॉमन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है विस्थापित होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। इसमें आपको 2 पॉइंट मानने होंगे, थोड़ा ध्यान दें। इसमें आपको 2 पॉइंट मानने होंगे, एक सेकेंड, एक्स वाई, ये 2 पॉइंट मान लो, यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x2 y2, x2 y2। ध्यान देंगे इधर, x1 y1 x2 y2। अब यहां से चल के कोई इधर गया, तो यहां से यहां तक हम डिस्प्लेस हुए, तो PQ को देखना, PQ वेक्टर को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है P से Q तक, क्योंकि ये किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अब देखो यहां पर 2 पोजीशन वेक्टर बना लो, 2 पोजीशन वेक्टर। देखो हर पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर होता है, ये बात क्लियर हो गया। याद रखना, कोई भी पॉइंट है तो उसको हम वेक्टर बना सकते हैं, ओरिजिन से जोड़ के उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो मान लो ये वाला पोजीशन वेक्टर r1 और ये वाला पोजीशन वेक्टर r2, तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ना बच्चों, तो तुम दोनों पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। आप ये जानते होगे, 9th में पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी PQ अगर चाहिए, देखना एक बार में दिमाग में चला जाएगा। देखो PQ O से चाहिए ओरिजिन, तो बताओ कोई भी चीज को कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कौन है फाइनल, फाइनल कौन है, OQ माइनस PQ, ओ सॉरी OP चलेगा, OP PO एक ही। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखो यहाँ देखो PQ लिखा है ना, इसको पलट के लिखना। देखो इसमें भी O लगा दो, इसमें भी O लगा दो। कोई बोला क्यों O लगा रहे हो, तो तुम बताना भाई पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से लिया जाता है, पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन। फिर से देखो P और Q 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, हम इसको अलग अलग एक पॉइंट बना रहे हैं, Q अलग पॉइंट, P अलग पॉइंट। कोई भी पॉइंट को वेक्टर बनाना ओरिजिन लगा दो, सिखाया ना हमने, किसी भी पॉइंट को वेक्टर बनाना ओरिजिन से एक लाइन बना दो। अब ये बन गया। देखो तो PQ है तो क्या लिखेंगे, OQ माइनस OP। अगर AB रहता तो क्या लिखते हैं, मान लो AB वेक्टर रहता तो क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो, OB माइनस OA। वेरी गुड। तो अब हमको डिफिनीशन बताते हैं इसका, सुन लो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट। क्लियर हुआ, 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया क्या, नहीं आया। द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर को PV लिख दे क्या शॉर्ट में, बड़ा लंबा नाम लिखना पड़ता है, पोजीशन वेक्टर पूरा लिख देते हैं। द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स is called displacement vector। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके डन। इसको भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा आइडिया आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया आपने ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस निकालना है। मैग्नीट्यूड तो आप इसका निकाल ही लोगे आराम से, कितना आएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर करो या 3 का स्क्वायर करो, एक ही बात है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कर लोगे बच्चों, आगे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हाँ ना बोलो, कर लेंगे बच्चों।
आपको डिस्प्लेस, हाँ जो भी है ठीक है, गुड। देखिए तो आपको मीटर लगा लो, डिस्टेंस पूछा है तो मीटर में होगा। अब सुनिए यहाँ भी मीटर दिया रहता है क्वेश्चन में, टेंशन मत लेना। अच्छा अब हम क्या बता रहे थे, ध्यान सुनिएगा। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हो गया, पोजीशन वेक्टर। फिर से हम आपको जाते जाते समराइज करते हैं। कोई भी पॉइंट है, अगर आप वेक्टर बनाना चाहते हो, एक्स वाई जेड में आई जे के लगा दो, खत्म, वेक्टर बन गया। अच्छा एक पॉइंट को वेक्टर बना लिए, दूसरे पॉइंट को वेक्टर बना लो, दोनों को माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन, यानी इसका पोजीशन में से इसके पोजीशन को माइनस कर दो। समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ पोजीशन होता है। आप डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखे हो, ठीक है, इसको आप चेंज ऑफ पोजीशन